हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों बढ़िया सा एक नया टॉपिक जिसका नाम है ओहम्स लॉ। सर हमने तो ओहम्स लॉ 10 में पढ़ा है, ये क्या बढ़िया टॉपिक हो सकता है। आप पढ़ा हम लोग वीडियो को स्किप कर लेंगे। तो बच्चों कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद आपको नहीं पढ़ाई गई होंगी या फिर हो सकता है आपके 10th के सिलेबस में ना हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं पढ़ाई गई है या फिर सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुई थी वो आज हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बच्चों ओहम्स लॉ। तो मैं हूं नीतीश सर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स 1000। चलो तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से एक कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, देखिए बेसिकली यहां पे इस तरह से बैटरी लगा दी। अब बैटरी में हम लोगों ने कुछ इस तरह से सेटिंग कर ली बच्चों कि ये जो बैटरी है अपना पोटेंशियल जो रहेगा वोल्टेज वो चेंज कर सकती है। इट मींस दैट ए और बी पॉइंट के अक्रॉस में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ये जो वैल्यू रहेगी आपकी, यहां पे इस तरह से हम लोगों ने यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया जो क्या करेगा, शो करेगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। और यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि यहां पे इस तरह से एमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करेगा। अब देखा हम लोगों ने बच्चों कि इस तरह से रीडिंग ले ली, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करना शुरू किया। तो हमको मिला, देखिए इस तरह से कुछ रीडिंग्स मिली। और रीडिंग में मान के चलो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जब 0 था, करंट भी 0 मिली एम्पेयर मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल को 2 कर दिया 2 वोल्ट, तो आपको करंट मिला कितना 0.1 मिली एम्पियर। हम लोगों ने फिर से डबल कर दिया 4 वोल्ट, तो आपको करंट मिला 0.2 मिली एम्पियर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका 6 वोल्ट किया तो 0.3 मिली एम्पियर। तो एक बढ़िया से देखिए जब हम लोगों ने वोल्टेज को डबल करना शुरू किया, 2 का 4 4 का 6 इस तरह से, तो 0 0 से 0.1 0.2 0.3 0.6 इस 4 5 6 इस तरह से वो अपना करंट शो कर रहा है इंक्रीमेंट। अगर हम लोगों ने इसका क्या कर लिया बच्चों, एक सिंपल सा ग्राफ बनाना शुरू किया, तो ग्राफ क्या इस तरह से मिलेगा कुछ। इफ सपोज इस तरह से मैं अगर करंट को यहां पे लिखता हूं मिली एम्पेयर में और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं वोल्ट में, तो हमको एक बात समझ में आती है कि ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक संबंध बना के एक सिंपल सा रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है V और I का एक बढ़िया से एक लीनियर रिलेशन मिल रहा है जो एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है बच्चों। क्या सर ये स्ट्रेट लाइन हर कंडक्टर के लिए मान के चलो सर कि हमने कॉपर ले लिया, इस तरह से कॉपर के जगह पे कुछ अलग और कोई मटेरियल लिया होता तो क्या हर बार सर स्ट्रेट लाइन मिलता? नहीं बच्चों। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे ओम साहब ने क्या किया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, और उसी के आधार पे ओम साहब ने हमारे एक स्टेटमेंट दे दिया। कौन सा स्टेटमेंट, देखिए, इफ फिजिकल कंडीशन। अब ये फिजिकल कंडीशन में कौन से चीजें आती है, मान के चलो लेंथ, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद कुछ स्ट्रेन कंडक्टर का ETC, इस तरह से दीज आर रिमेन्स सेम या फिर रिमेन्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। देन द करंट flowing through this conductor is directly proportional to the potential difference across these 2 points। इस तरह से चलो, तो क्या बोला उन्होंने कि इफ फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की चीजें रिमेन सेम, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 कंडक्टर। मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस को मान के चलो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना आपका पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ते जाएगा उसमें इंक्रीमेंट आपको शो होता है डिफरेंस में, डेल्टा V में, तो बेसिकली करंट का आपका वहां पे इंक्रीमेंट शो होता है इस तरह से। ये उन्होंने बोल दिया। अब हमको तो एक पता है चीज, सर ये फिजिकल कंडीशन का मीनिंग क्या है, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए आगे फिजिकल कंडीशन यहाँ पे सबसे अहम भूमिका निभाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना। अगर ये चीज आप लोगों ने नहीं
ध्यान में दिया तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिजिकल कंडीशन में जहाँ पे लेंथ आया, टेम्परेचर आया, स्ट्रेन आया, etc सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए इसको मैं डेल्टा वी इक्वल्स टू, ये रहेगा हमारा कांस्टेंट, क्या रहेगा ये कांस्टेंट इनटू आई। अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा वी को फिलहाल के लिए मैं वी बोल सकता हूँ, इक्वल्स टू ये जो आपका कांस्टेंट रहेगा ये मैंने लिखा आर। व्हाट इज आर? आर फॉर सर राजकुमार, नहीं आर फॉर सर रानी मुखर्जी। अरे आर क्या होता है? बहुत पुराना नाता है हमारा। ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस बच्चों इनटू आई। तो हमको मिला V इक्वल्स टू आई आर, इस तरह का। सर हम लोगों ने तो 10th में पढ़ा है सर, ये इसको क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाने की जरूरत नहीं सर, हमको तो पहले से पता। इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने छोटे छोटे न्यूमेरिकल छोटे रहते समय मैंने सॉल्व किए सर, बताने की जरूरत नहीं। अरे देखो मजा आएंगी बहुत, ठीक है, बहुत मजा आएगा। देखिए V इक्वल्स टू आई आर। अब ये R मतलब सर कांस्टेंट है, हाँ। अब ये कांस्टेंट तभी है बच्चों जब मैंने बताया कि फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम चाहिए, मतलब सारे टेम्परेचर या फिर जो भी आपका कंडक्टर का क्या हो डायमेंशन होगा, कंडक्टर की लेंथ नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरह की चीजें नहीं बदलनी चाहिए, प्रेशर वेशर, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो आएंगी वो सारे के सारे कंडीशंस अगर सेम रहा तो ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं बच्चों आर। अब फिलहाल के लिए ये कांस्टेंट आप लोगों को आर अपने दिमाग में डाल के रखना। ये कांस्टेंट क्यों बोला गया है या इसका रिलेशन हमारे फिजिकल कंडीशन के साथ क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा इस लेक्चर के आगे, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आई है। अब एक बात समझ लीजिएगा सर, अगर इसका ग्राफ हम लोगों ने क्या किया, बनाना शुरू कर दिया, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं निकालता हूं ग्राफ, किस तरह से ग्राफ आपको लीनियर रिलेशन शो करता है। देखिए तो मैंने इस तरह से एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, मतलब आई वर्सेस वी वाला ग्राफ बनाना शुरू किया। मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने करंट ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया, क्लियर है। और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे इस तरह से एक लाइन मिली जो मैंने अभी प्लॉट करके दिखाया बच्चों इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना कि कोई भी दो या कोई भी इस तरह से पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो आपको क्लियर कट दिखता है कि ये जो है थीटा, आपको हर बार थीटा कांस्टेंट मिलेगा, हर बार थीटा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ये थीटा कांस्टेंट मिलेगा मतलब क्या सर, ये इसका मतलब ये है कि स्लोप जो है यहाँ पे, ये स्लोप हमारी जिसकी वैल्यू होती है टैन थीटा, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये जो टैन थीटा की वैल्यू जो रहती है वो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट होगी। अब देखिए मान के चलो कि इस तरह से मैं कोई भी एक दो पॉइंट ले लेता हूं, मान के चलो दीज आर दी 2 पॉइंट्स P एंड Q, क्लियर है। अब इन दो पॉइंट के बीच में आपको दिखता होगा ये इस तरह से, तो क्या दिखता है सर, कुछ नहीं दिख रहा है सर हम लोगों को, आप ही बताइए। चलो देखिए ये थीटा इस तरह से होगा, तो P वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स मान के चलो ये होगा I1 और V1, यहाँ पे होगा I2 और V2। तो ये क्या मिलता है आपको, देखिए इतनी लाइन क्या शो करती है, इतनी, सिर्फ इतनी, इतना क्या होगा I1, इतना क्या होगा I2, तो इतना कितना, इतना क्या होगा I2 माइनस I1 मतलब डेल्टा I, चेंज इन करंट। ये कितना होगा, ये टोटल होगा कितना V2, ये कितना होगा V1, तो ये कितना मिलेगा आपको V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू निकालने जाए तो आपको मिलेगा बच्चों परपेंडिकुलर मतलब कौन सा, डेल्टा V, और ये आपको मिलेगा डेल्टा I। हाँ सर बहुत बढ़िया चीज। तो मुझे बताइए डेल्टा V बाय डेल्टा जो है वो स्लोप आपको शो करता है। ये जो स्लोप है आप कहीं पे भी निकालने जाओ, ये थ्रू आउट द लाइन आपको डेल्टा V बाय डेल्टा ये जो रेशो आपको मिलेगा, मतलब ही स्लोप, ये स्लोप आपको मिलता है हमेशा के लिए कांस्टेंट। कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। इसी का मतलब ये है कि जितना आपके V में इंक्रीमेंट होगा उतना ही I में इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक बहुत बढ़िया से एक लीनियर रिलेशन मिलता है, किसका, V और I के बीच का। सर ये लीनियर रिलेशन ना मिले, कुछ ग्राफ इस तरह से अगर शो होता हो, अगर ग्राफ इस तरह से अगर शो होता हो तो सर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट निकाला, ये जो कुछ थीटा होगा, इस तरह से मैंने टेंजेंट निकाला, ये जो थीटा होगा, दिस थीटा इज गोइंग टू बी चेंज। सो अल्टीमेटली क्या होगा, थीटा अगर चेंज होगा तो ये जो स्लोप आपको मिलता है, स्लोप की वैल्यू डेल्टा V बाय डेल्टा I, ये हमेशा चेंज होगी। और ये चेंज करना मतलब आपको लीनियर रिलेशन नहीं मिलता है। तो सर इस कंडीशन पे ओम्स लॉ लगेगा क्या,
तो बिल्कुल लगेगा नहीं बच्चों, इस कंडीशन पे ओहम्स लॉ नहीं लगता है। तो सर फिर जो स्ट्रेट लाइन शो करते हैं जो भी कंडक्टर, उसको क्या बोला जाएगा? तो जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, जो भी कंडक्टर स्ट्रेट लाइन शो करेगा उसको ओहमिक कंडक्टर बोला जाता है। इट मीन्स दैट कि वो कंडक्टर हमारे ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। और इस तरह से कुछ उठपटांग धंधे करने वाले, मतलब जिसका जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, जहां पे थीटा वैरी करेगा, स्लोप वैरी करेगा, रेशो वैरी करेगा, जो रीलियन रिलेशन शो नहीं करता है उसको ओहमिक कंडक्टर नहीं बोला जाता, उसको नॉन ओहमिक कंडक्टर बोला जाता है बच्चों। ये बात क्लियर हो गई, ये पहली चीज। ठीक है, इसका मतलब सर हमारा ओहम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है बच्चों, क्योंकि ये उसी कंडक्टर के लिए लगेगा जो ओहम्स के लॉ को ओबे करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बोला जाता। ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना हो गया, इसको प्लॉट कर लिया बढ़िया से, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने एक और फिर से ग्राफ निकाल लिया, ये I और ये V, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, और इस तरह से मैंने दो लाइंस खींच लिए। अब आपको दिखता है इसका एंगल है θ1 मान के चलो, ये कंडक्टर 1 है, कंडीशन नंबर 1, और यहां पे कुछ एंगल मिलता है θ2। और चलो सर बहुत बढ़िया सर, हमको तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो अब हमको बताओ, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता हूं मैं कि आपको ये जो है आपको कंडक्टर 1 या फिर कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, तो दोनों में से मतलब R1 और R2 के बारे में आपको अगर मैं पूछूं तो हमको बताना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 ज्यादा होगा या रेजिस्टेंस R2 ज्यादा होगा। तो कैसे निकालोगे, चलो बताओ। तो देखिए किस तरह से, अगर मैं इस तरह से कोई भी इस तरह से एक प्लॉट निकालूं, देखो दीज आर दी स्ट्रेट लाइन, इट मींस दैट दोनों टाइप के कंडीशन या फिर दोनों टाइप के कंडक्टर बेसिकली ओहमिक कंडक्टर है बच्चों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, लीनियर रिलेशन आपको मिलता है। ठीक है, अब यहां पे इसको डेल्टा आई, ये आपका डेल्टा वी 1 कंडीशन नंबर 1 के लिए, ये आपका θ2, ये आपका θ1, ये आपका डेल्टा I2, ये आपका डेल्टा V2। बात समझ में आई? तो मुझे बताइए किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा? तो मैंने आपको बताया था, स्लोप मतलब होगा क्या, स्लोप मतलब क्या होगा, tan थीटा बच्चों। tan थीटा मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। अब यहां पे क्लियर कट दिखता है, जिसका थीटा बड़ा, जिसका थीटा बड़ा उसका वी बड़ा, मतलब या फिर डेल्टा वी सबसे ज्यादा होगा उसका थीटा ज्यादा होगा, या फिर थीटा ज्यादा होगा डेल्टा वी ज्यादा होगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसका मतलब ये है कि R इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय आई, या फिर इसको V बाय आई भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो V बाय आई क्लियर है, तो V बाय आई रेशो सबसे ज्यादा उस जिसका रहेगा उसका R ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो V बाय आई का रेशो कब ज्यादा होगा, जब आपका थीटा ज्यादा होगा। इन दोनों में θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है बच्चों, तो θ2 ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। अब मैंने हम लोगों ने क्या कर लिया, जनरलाइज बना लिया मन में, सर जिसका थीटा ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा या फिर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हमने रट लिया। अब हमको अचानक से पूछा गया कि इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, और एक ग्राफ दे दिया और बोला गया कि बच्चों बताओ, इसका मैंने नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2। सर हम होशियार है, हमको बताया गया ये θ1 है, ये θ2 है, तो हमको पता है सर इसमें से क्या होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R1 होगा या R2 होगा? किसका होगा सर, R2 होगा सर, थीटा उसके ज्यादा है। अरे नहीं, आपको क्लियर दिखता है, देखो इसमें मैंने I रखा, इसको V रखा। अब जब भी आपका ग्राफ बनेगा ये आपका डेल्टा V होगा बच्चों, और ये आपका डेल्टा I होगा, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू डेल्टा I बाय डेल्टा V मिलेगा। इसका मतलब जिसका थीटा कम होगा उसका आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, मतलब यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 मिलेगा, ये याद रखना है। मतलब आपको ये सारी चीजें रट्टा मारनी नहीं है, आपको इसको समझना है, फील करना है, तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा हटके टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पूछ दिया, देखो इस तरह से
पेपर में। सर आप पेपर में कैसे पूछ सकते हो सर, आप तो वीडियो में हो, वीडियो से आप कैसे क्या हमको क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका कौन सा अधिकार है? अधिकार तो हमारे टीचर का है जो हमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना ही चाहिए, टीचर का काम ही है अच्छे से पढ़ाना। चलो तो ये मैंने बोला वी, ये मैंने बोला आई। हाँ सर आप ही ने बोला। चलो अब हमको बताना है कि ये मैंने दो ग्राफ्स निकाले, इसका नाम मैंने दिया T1, ये मैंने बोला T2, T2 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 T2, ठीक है। ये V, ये I, ये T1 T2। सर ये T1 T2 क्या है सर? T1 T2, ठीक है। ये है बच्चों आपके टेम्परेचर्स। क्या है? टेम्परेचर्स। अब अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोगों ने कुछ अलग वैल्यूज निकाले हैं, कुछ एंगल्स भी दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है T1 इज इक्वल टू T2 होगा, T1 इज स्मॉलर देन T2 होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, या T1 की वैल्यू विच इज इक्वल टू ट्वाइस T2 होगा। आपको बताना है। अब ये आपको तभी समझ में आएगा बच्चों जब हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया से मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन को इस साइड में छाप लिया है बढ़िया से, ठीक है। अब इसका आंसर जो है हम लोगों को ओम्स लॉ के प्रूव में मिलेगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन में क्या होगा, मतलब पेपर एग्जाम में हमको इस तरह के कंडीशंस को मोल्ड किए हुए दिखेंगे, मतलब अलग अलग कंडीशंस में इस तरह के ग्राफ्स दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं, देखिए किस तरह से। तो हमको एक फॉर्मूला मिला था लेक्चर नंबर 2 और 3 में, मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में। करंट इक्वल्स टू कैसे बताया था, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, एक नई अप्सरा वो। What is E? E is nothing but the magnitude of charge 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम। N मतलब होगा number of electrons per unit volume। A मतलब cross sectional area of the conductor and VD is nothing but the drift velocity। So therefore I equals to क्या होगा, E N A into VD। VD का फॉर्मूला मैंने बताया था in terms of electric field intensity कितना था बच्चों, हाँ E into E। What is E? चार्ज मैग्नीट्यूड चार्ज का, ठीक है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ एवरेज। सर ये कहाँ से आया सर, अभी तो हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह के फॉर्मूले, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो I E N A इंटू E इंटू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल बाय m इंटू बचा हुआ L। तो E होता है V बाय L, याद रखिए, ये भी मैंने बताया है आप लोगों को। और टाउ एवरेज, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया बढ़िया से, E स्क्वायर इंटू एन ए वी बाय m इंटू L इंटू टाउ एवरेज, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखिएगा मैं काम करता हूँ, I को इधर लेके जाता हूँ, सारे चीजें इधर लेके आता हूँ, तो बताइए क्या बनेगा। तो अगर I उधर लेके जाता हो तो क्या बनेगा, हाँ ये बनेगा आपका इक्वल्स टू, चलो इधर इसको इस तरह से लिखेंगे, m इंटू एल डिवाइडेड बाय, सारी चीज़ें नीचे आएंगी, E स्क्वायर N इंटू A इंटू टाउ एवरेज, क्लियर, इक्वल्स टू V बाय I। अब ये सर V बाय I जो चीज़ है, ये जो आपको हमको दिखता है, क्या यही तो R होगा? बिल्कुल, ये जो आपको जो टर्म आपको मिलेगा इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे R। अब ये कांस्टेंट तभी होगा, देखिए इसको समझ लीजिए अच्छे से बच्चों। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। L मतलब होगा कंडक्टर का लेंथ। मैंने स्टेटमेंट में जब आपको बताया था तो मैंने बताया कि उसका डायमेंशन, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसका स्ट्रेन या स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, इसका मतलब L बाय A, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, ये भी हमारी कांस्टेंट चीज़ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कॉपर वायर को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम नहीं लेते हैं, तब तक n की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट 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 हो गया, और ये भी चीज हमारी L और A क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। बची चीज है बच्चों क्या, टाउ एवरेज। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था बच्चों कि टाउ एवरेज मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। इफ सपोज टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जाके आपके इसमें वेरिएशन आएगा, और यही टर्म वहां पे दिया है, देखो
ठीक है, तो ये आपका टाउ एवरेज भी हम लोगों ने फिलहाल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब टाउ एवरेज कांस्टेंट, इसलिए आपका आर जो रहेगा, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट नहीं होगा क्या, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी कांस्टेंट हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर का, तो ये आर इक्वल्स टू वी बाय आई मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज आपको बोली थी, बहुत बढ़िया बात आपको की थी मैंने, कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो मैंने आपको बताया था कंडक्टर के लिए, कंडक्टर की बात करते हैं, देखिए उसका आंसर इसमें है, सॉरी उसका आंसर इसमें है। कंडक्टर के बारे में बात कर, मैंने बताया आपको टेम्परेचर इफ राइज होगा, टेम्परेचर अगर राइज होगा तो कोलिजन का रेट बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों भी बढ़ती है। जब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो करंट का जो क्या बोलते इसको, करंट जो फ्लो होगा वो कम होगा, करंट फ्लो पहले के मात्रा में कम होगा। ये बात समझ में आई। अगर मैं किसी भी इसको, चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे, अगर ये जो मैं 2 इंस्टेंट लेता हूं फॉर ए पर्टिकुलर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कम रखता हूं, करंट को देखो, मुझे करंट के 2 यहां पे रीडिंग्स मिलते हैं, देखिए ये रीडिंग नंबर 1 और रीडिंग नंबर 2। मुझे बताइएगा यहां पे I1 इज स्मॉलर देन I2 है, मतलब यहां पे T1 पे आपको करंट ज्यादा मिलता है। अब T1 पे करंट ज्यादा मिलना मतलब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए करंट T1 पे करंट को ज्यादा मिलना, T1 पे करंट ज्यादा मिलता है, उसका मतलब यह है कि वहां पे रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है मतलब टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। देखो फिर से आपको ध्यान में नहीं आया होगा, फिर से एक बार बता रहा, देखो यहां पे 2 रीडिंग्स आपको मिलते हैं, क्लियर, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, क्लियर कट आपको शो होता है कि I1 इज स्मॉलर देन ऑफ I2, I1 इज स्मॉलर देन ऑफ दी I2। अब इन 2 कंडीशंस पे आपको ये समझ में आता है कि ये करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसका मतलब टेम्परेचर भी मिनिमम होना चाहिए। सर ये कंडीशन कौन से, कंडक्टर के लिए, और बोला गया है मेटल कंडक्टर, कौन सा, मेटल कंडक्टर। अब हमको क्लियर समझ में आया है कि ऑब्वियस सी बात है, कौन सी चीज, कि T1 हमारा छोटा होगा T2 से, टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तब करंट ज्यादा होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात समझ में आई, ये बात आपको क्लियर होती है इस तरह से। इफ सपोज यहां पे कुछ देखो, कुछ यहां पे T2 दिया होता, यहां पे कुछ T1 दिया होता, तो कंडीशंस कुछ वेरी हो जाती, बात समझ में आ रही है। उस तरह से इफ सपोज यहां पे कुछ I लिखा होता, यहां पे V लिखा होता, तो भी आपको कंडीशंस वेरी, आपके आंसर चेंज होते। आपको हर चीज बढ़िया से ध्यान से वहां पे समझ के, रट्टा मार के नहीं जाना है, समझ लेना है बच्चों बढ़िया से। ये बात समझ में, हो सकता है यहाँ पे मेटल कंडक्टर ना बोलते और अचानक से बोल दिए होते कि सेमी कंडक्टर है, उसमें भी T1 है या T2 है, T2 है या T1 है, V है या I है, सारे कंडीशंस आपको चेकआउट करने हैं और ध्यान से इस सारे चीजों को बढ़िया से निखर के देखना और आपको आंसर टिक करना है बच्चों। यह है बेसिकली ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ इस तरह की चीजों में, मतलब ग्राफिकल चीजों में आपको घुमा के रख देगा, ठीक है। अब देखते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में। देखिए तो बच्चों नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को लेक्चर के कि इस तरह से जो लीनियर रिलेशन अगर V और I का नहीं शो होता है, इसका मतलब ये है कि वो नॉन ओहमिक कंडक्टर है। तो डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग उसको बोल सकते हैं कि द कंडक्टर वी डज नॉट ओबे दी ओहम्स लॉ, सिंपल सा है, द कंडक्टर वी डज नॉट ओबे दी ओहम्स लॉ। मैं अभी लिख के नहीं दूंगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह के आपको ग्राफ्स मिल सकते हैं। ये आपको देखिए यहाँ पे इफ सपोज ये आपका P पॉइंट हो, यहाँ पे आपको Q पॉइंट हो, तो यहाँ पे इफ सपोज मैं यहाँ पे I लिखता हूँ, यहाँ पे V लिखता हूँ, तो आपके एट पॉइंट P पे आपको कुछ V थीटा अलग मिलेगा। यहाँ पे देखिए टेंजेंट निकालता हूँ, इस तरह से यहाँ पे थीटा कुछ अलग मिलेगा। हर चीज पे आपको थीटा चेंज होता है, मतलब यहाँ पे स्लोप एट P पे जो है वो मिलेगा आपको V1 बाय I1, स्लोप ऑफ Q पे आपको मिलेगा V2 बाय I2। तो ये दोनों भी चीजें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए कि किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं सर, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह के अगर कंडक्टर माने जाए तो ओम्स लॉ को थोड़ा बहुत वो बढ़िया से क्या करेंगे, ओबे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर जैसे कि मान के चलो थर्मोनिक
थर्मोनिक वाल्व, ठीक है, डायोड्स या फिर ट्रांजिस्टर्स, सर कुछ तो अलग ही नाम लग रहे हैं ये ट्रांजिस्टर्स, कुछ रेक्टिफायर, डायोड को मिला के हम लोग बनाएंगे फॉरवर्ड, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ये जो है वो सारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, इस तरह के एग्जांपल्स थे जो नॉन ओमिक कंडक्टर बोला जाएगा। जैसे कि डायोड का जो रहेगा, अगर ग्राफ निकाला जाए तो इस तरह से ग्राफ मिलता है, ठीक है, या फिर उसको रिवर्स बायस में निकाला जाए इस तरह से ग्राफ मिलता है। ये सारे जो ग्राफ्स हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं आपको एक चीज डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफायर, एक चीज आपको दिखा भी दे सकता हूं यहाँ पे कि वो होते कैसे, देखिए। तो आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, देखिए बच्चों, कहाँ पे गया रेक्टिफायर, ये इधर देखिए, ये होते हैं डायोड्स, दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये डायोड्स है सारे, क्लियर। देखो 1 2 3 4, ये सब मिला के उसके साथ दिस इज द कैपेसिटर जो हमको पढ़ने को मिलता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। उसके बाद ये आईसी है 7805, ठीक है, आपको ये फिलहाल पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये जो उसके पीछे कवर लगा है जो हीट सिंक बोला जाता है, लेकिन ये डायोड्स है, इस तरह के 4 आपके डायोड्स दिखते हैं, ये 1 2 3 4, और ये चारों मिला के आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए काम आता है। तो ये चारों मिलके बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ट्रांजिस्टर देखिए इस तरह से होते हैं, दिस इज अ ट्रांजिस्टर, देखिए ये वाला, ये ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, 3 पैर है इसको, इस तरह से पीछे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप नेट पे सर्च मार सकते हो, ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो ये जो होता है इस तरह के कुछ मटेरियल्स है जिसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोला जाएगा, और ये एक स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जैसे कि स्विच का काम करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि फॉर्मूले को, मतलब हमारे ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले को, V = IR वाले फॉर्मूले को कैसे थोड़ा सा अलग चीज, मतलब अलग फॉर्म में लिखा जाए। देखिए बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये सारे हमारे टेंसर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटीज है, इट इज नॉट इन अ वेक्टर फॉर्म। तो देखिए V को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, E × L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब V1 से लेके V2 का जितना भी लेंथ होगा। I को मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ, J × A सर, बहुत बढ़िया। R को रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी L/A, सर ये तो बहुत बढ़िया पहचाने वाली चीज़ है, ठीक है सर। ये आया कहाँ से, इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया है, लेक्चर नंबर 2 में सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलता है, ए गेट कैंसल, एल गेट कैंसल, तो आपको मिला E = J × ρ। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वाई, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द करंट डेंसिटी इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बेसिकली ये वाला जो फॉर्म है मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है इस तरह से, ठीक है। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं आप लोग, E = J into what is this is a resistivity, resistivity is a reciprocal of the conductivity, या फिर conductivity is reciprocal of the resistivity। इसको लेके जाओ इधर तो आपका बनेगा J = E × ρ। ये तो मैंने पहले ही लेक्चर नंबर 2 में प्रूव करके दिया है, इसको आप बार लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को आपको अलग अलग न्यूमेरिकल्स में किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए मतलब ये फॉर्मूला आपको कैसे काम आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे नीट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, देखिए V = I × R, मतलब होगा 1/G, रेजिस्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस, इस तरह से लिख सकता हूँ, क्लियर है। और लिख सकता हूँ इस तरह से, देखिए V = I × ठीक है, कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, कोई चीज बात नहीं है, तो बताइए हाँ कैसे लिखा जाएगा, 1/G मतलब होगा R, ठीक है ना। R को हम लोग लिख सकते हैं ρ × L/A, होगा ना, ρ × L/A, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ρ/L/A। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो और कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, V = बच्चों I × L/A ×
इस तरह से, क्योंकि रो मतलब होगा रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपको कुछ कंडक्टर में से करंट फ्लो बताया जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टिविटी बताई जाएंगे और बोला जाएगा वोल्टेज निकालो, लेंथ दिया होगा, रेजिस्टिविटी दी होगी, कुछ V दिया होगा, A निकालने को पूछे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ये सारी चीज़ें इंटर कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप आपको ओम्स लॉ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और आप इसके ऊपर बढ़िया 2-4 न्यूमेरिकल्स बना के देखिए। इजी टाइप के नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम आपके जेईई एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।